नमस्कार बच्चों। आप का जो इस चैप्टर विलियन चल रहा है, पहले के 3 वीडियो में 3 पार्ट के रूप में मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनमें विलियन की कई चीजें डिस्कस कर चुका हूं। इस पार्ट पर आने से पहले आप पहले वो तीनों वीडियो देख लें, उनको समझ लें और उसके बाद ही इस पार्ट पर आप आए। बच्चों, हमने विलियन के चैप्टर में जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने अणु संख्य गुण या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की स्टार्ट की थी, जिसमें एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एक अणु संख्य गुण जो कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, वो हमने डिस्कस कर लिया था पूरी तरह से। वापस एक बार उसको रिवाइज करता हुआ मैं अपने सेकंड अणुसंख्य गुण पर आऊंगा। देखिए, अणुसंख्य गुण जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी विलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर तो निर्भर करते हैं। मात्रा में मीन्स मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, इस पर तो निर्भर करते हैं, लेकिन उसमें उपस्थित पदार्थ की प्रकृति कैसी है इस बात पर वो निर्भर नहीं करते। तो उनको हम अणुसंख्य गुण कहते हैं। इन्हें प्रजातांत्रिक गुण भी कहा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, प्रजातंत्र जो है, वो भी एक संख्या का ही गेम है, उसमें प्रकृति पर कोई निर्भरता नहीं होती। इसी प्रकार विलियन के ये गुणधर्म थे। तो पहला गुण हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं सेकंड जो अणुसंख्य गुण आपका है, वह है क्वथनांक उन्नयन। बेटो, सबसे पहले क्वथनांक किसे कहते हैं? आप जानते होंगे 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में क्वथनांक के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और नहीं भी आपने अगर जानते हैं, नहीं भी पढ़ा हो, तो ये तो जानते ही हैं कि कोई भी द्रव, कोई भी पदार्थ एक निश्चित तापमान पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। वो तापमान उसका क्वथनांक ताप होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कोई पदार्थ क्वथित क्यों होता है? तो इस परिभाषा को हम आगे ले जाएंगे। बेटो, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके अणु ऊष्मा पाकर दूर दूर गति करते हैं, और दूर दूर गति करके अपनी गतिज ऊर्जा को वो बढ़ाते रहते हैं। अपनी गतिज ऊर्जा को जब वो बढ़ाते हैं तो वाष्प का निर्माण प्रारंभ होने लगता है। कुछ अणु वाष्प में बदलने लगते हैं, और फिर वही जो कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा, वाष्प दाब। वाष्प और द्रव के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, क्योंकि दो क्रियाएं, वाष्पन और संघनन, निरंतर समान गति से चलती रहती हैं, और साम्य अवस्था स्थापित होने पर वाष्प दाब आरोपित होता है। जब इस वाष्प दाब का मान, जब किसी द्रव के वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के, क्योंकि वायुमंडल है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक क्या है? किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। इस तापमान पर वो द्रव उबलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वो ताप जिस पर द्रव उबलता है, ये आपको देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं विलियन की और विलायक। मान लीजिए एक आपके पास शुद्ध विलायक है, जल है या कोई भी विलायक है, और इसमें आपने कोई अवाष्पशील विलेय घोल दिया तो बन गया विलियन। तो बेटो ये बताइए कि विलायक का क्वथनांक ज्यादा होगा या विलियन का क्वथनांक ज्यादा होगा? क्योंकि क्वथनांक किस पर निर्भर हो रहा है? वाष्प दाब। जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा
वो जल्दी क्वथनांक को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो जल्दी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और जिसका क्वथनांक कम होगा, वाष्प दाब कम होगा, वो वायुमंडलीय दाब को देर से प्राप्त करेगा, तो उसका क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा। आप जानते हैं कि विलायक अणुओं के बीच जो बंध है वो विलयन की तुलना में कुछ अपेक्षाकृत कमजोर है, और ये विलायक सदैव ज्यादातर वाष्पशील होते हैं, इसलिए इनका वाष्प दाब, ये हम पढ़ भी चुके हैं, विलयन के वाष्प दाब से सदैव ज्यादा होता है। इनका वाष्प दाब ज्यादा होता है विलयन की तुलना में। जब इसका वाष्प दाब ज्यादा है तो इसका क्वथनांक जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको गर्म करेंगे तो कुछ थोड़ा सा तापमान बढ़ाते ही ये वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा, यानी इसका वाष्प दाब कम है। तो जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा उसका क्वथनांक कम होगा, और जिसका वाष्प दाब कम है उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि विलयन का जो क्वथनांक है वो विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है। इसे हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक उन्नयन क्या है? किसी विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है, इसे हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। चलिए, अब हम इसको ग्राफ की सहायता से और न्यूमेरिकली देखें। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटों, दाब और ताप के बीच। इधर लेते हैं x अक्ष पर ताप, y अक्ष पर दाब। और मान लीजिए मैं अब दो ग्राफ खींच रहा हूं, आप बताना कौन सा ग्राफ किसका है। ये मान लीजिए वायुमंडलीय दाब, यहां वायुमंडलीय दाब होता है, यहां जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब देखिएगा, जैसे जैसे दाब बढ़ता है या ताप बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है। यह तो गैलुसाक का नियम है जो आपने पहले पढ़ा भी। तो इसमें आप देखिएगा, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। यहां इस बिंदु पर आकर आप क्या देख रहे हैं? इस तापमान पर इनके संगत जो ताप है, इसको इससे मिला दें, इन बिंदुओं को तापमान वाली अक्ष से मिला दें, तो इस तापमान पर इस द्रव का, ये जो भी द्रव है, इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। यानी ये बिंदु क्या है? क्वथनांक वाले बिंदु है। अब क्वथनांक किसका ज्यादा होता है? विलयन का। तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो किसका होगा? विलयन का। और ये वाला जो होगा वो किसका होगा? विलायक। विलायक के क्वथनांक को हम किससे लिखेंगे? टी बी नॉट। नॉट क्या दर्शाएगा? शुद्ध विलायक, और बी मतलब बॉइलिंग। और विलयन के ताप जो क्वथनांक होगा उसको हम टी बी से दर्शाएंगे, और इन दोनों का जो अंतर होगा वह कहलाएगा क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टी बी। ठीक है, अब आप देखो, इस ग्राफ से ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये तो है दाब का अंतर और ये है क्वथनांकों का अंतर। दोनों एक दूसरे के समानुपाती, ये अगर बढ़ेगा तो ये अंतर भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। यानी डेल्टा टीबी ये किसके बराबर है? तो टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन, टीबी किसका क्वथनांक है? विलयन का, वो ज्यादा होगा, माइनस विलायक का क्वथनांक, इतना ही अंतर आएगा। ये किसके समानुपाती होगा? डेल्टा पी के।
दाब में अंतर, इसको डेल्टा पी कहें। और हेनरी के नियम से आप क्या जानते हैं, दाब किसके समानुपाती होता है, मोल विलेय की मोल भिन्न के। तो डेल्टा पी समानुपाती होता है एक्स बी के। ये कौन से नियम से है, हेनरी के नियम से। जितना अधिक दाब बढ़ाएंगे गैस द्रव में उतनी घुलनशील होगी, यानी उसकी मोल भिन्न उतनी ही ज्यादा होगी। ये हेनरी का नियम। तो हम डेल्टा टीवी को क्या कर सकते हैं, डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, क्यों लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के एक्स बी। के यहां क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपाती स्थिरांक। चलिए इसको आप ग्राफ बना सकते हैं, ये लिख लेंगे। अब मैं आगे चल रहा हूं। तो ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एक्स बी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बी। एक्स बी क्या है, विलेय की मोल भिन्न। अब मोल भिन्न आप जानते ही क्या होती है, किसी भी पदार्थ की मोल भिन्न बराबर उसके मोल अपॉन दोनों घटकों ए और बी, ए विलायक बी विलेय, दोनों घटकों के मोलों का योग। ये हो गया एक्स बी। इसको ओपन कीजिए। मोल क्या होते हैं, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो यहां क्या हो गया, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार डिवाइड बाई विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का अणुभार प्लस विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। अब चूंकि ये बटा में ये राशि है, तो ये अगर मान लीजिए माना कि विलेय पदार्थ बहुत कम है और विलयन कैसा है, तन, विलयन कैसा है, तन, तो विलयन तनु है, तो इस राशि को आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी एन बी इज लेस 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 देन एन। तो ये वाली राशि जो है एन बी, नीचे वाली डिनोमिनेटर में, ये इसकी उपेक्षा हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। ये आपका विलेय की मोल है। इसको हम यहां पुट कर देंगे तो क्या आ गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एम ए अपॉन डब्ल्यू। अगर मान लीजिए विलायक 1 किलोग्राम या थाउजेंड्स ग्राम, तो ये राशि जो होगी ये कहलाएगी मोललता। मोललता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। तो इसकी जगह हम एम रखें, तो क्या आ गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एम ए इंटू मोललता। अब चूंकि मोललता तो बदल सकती है, लेकिन ये के और ये जो अणुभार है विलायक का वो नहीं बदलेगा, दोनों स्थिर हैं। इसलिए ये दोनों मिला के एक नया स्थिरांक बन गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये आपका क्वथनांक उन्नयन का सूत्र है। के बी क्या है, यहां पर ये रब कर रहा हूं, यहां बेटो के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको बुलीस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। बुलीस्कोपिक
कांस्टेंट, और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। ये आपका के बी है, तो ये आपका डेल्टा टी बी है। अब इसमें एम का मान हम रख दें तो फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मान लीजिए विलायक का भार W ग्राम, W एक, ए विलायक मानेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी विलयन का क्वथनांक माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू के बी। अब यहां एम की वैल्यू है, एम क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार इनटू 1000 से हमने क्यों किया है, क्योंकि यहां विलायक का भार हम ग्राम में ले रहे हैं, और यहां आ जाएगा विलायक का भार W। ये आपका फाइनल सूत्र होगा जिसकी सहायता से आप डेल्टा टीबी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें बेटो एक क्वेश्चन आता है, एक तो न्यूमेरिकल आता है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आता है, आप देख रहे हो कि डेल्टा टीबी ये किसके व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, विलेय के अणुभार के। मोल के तो समानुपाती है लेकिन विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हमको 2 या 3 या 4 अलग अलग विलेय पदार्थ दे दें जिनका विलयन हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, आपको दिया मान लीजिए KCl, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये मान लीजिए 3 आपको एग्जांपल दिए, तीनों की सांद्रता समान है। तीनों की सांद्रता समान है, तो ये जो डेल्टा टीबी है इसका मान इन तीनों में किसके लिए सबसे ज्यादा और किसके लिए सबसे कम होगा, तो इसका निर्धारण कौन करेगा। तो देखो बेटो, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन चूंकि यहां सांद्रता समान दे दी इसलिए विलेय के अणुभार पर अब यह निर्भर नहीं करेगा क्योंकि मोल समान है। अब किस पर निर्भर करेगा, अगर यहां सांद्रता समान नहीं होती तो फिर तो जिसका अणुभार ज्यादा होता उसका क्वथनांक उन्नयन कम होता, और जिसका अणुभार कम होता उसका क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होता। लेकिन यहां चूंकि सांद्रता समान दे दी तो दूसरा घटक जो है वो डेल्टा टीबी किस पर निर्भर करेगा, आयनों की मात्रा पर या आयनों की संख्या पर। जिसको हम आई भी बोल देते, 1.5 घटक। तो जिसके आयन जितने ज्यादा होंगे उसका डेल्टा टी भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर हम क्वथनांक उन्नयन का क्रम देखें इस केस में, मान लीजिए 1 m सांद्रता है इन सब की, यानी 1 मोल प्रति लीटर, तो फिर इस केस में यहां आप इसको विघटित करेंगे तो 2 आयन बनेंगे, K प्लस Cl माइनस। यहां इसको विघटित करेंगे तो 3 आयन बनेंगे, कैल्शियम प्लस 2 एंड 2 Cl माइनस। यहां इसको विघटित करेंगे तो 4 आयन बनेंगे, एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3 Cl माइनस। ये आयनों की संख्या है, नंबर ऑफ आयन्स। अब नंबर ऑफ आयन्स जितने बनेंगे आई का मान उतना ही ज्यादा होगा, तो डेल्टा टीबी का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी सर्वाधिक डेल्टा टीबी AlCl3 का होगा। यानी मैं यहां लिख रहा हूं, इस केस में डेल्टा टीबी का क्रम क्या होगा,
सबसे ज्यादा होगा AlCl3 का, उससे कम होगा CaCl2 का, और उससे कम होगा KCl का। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी सांद्रता समान नहीं होती तो फिर आप अणुभार का उपयोग करते। जिसका अणुभार ज्यादा होता वो तो हमको दिख रहा है, निकाल लेंगे अणुभार, जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीबी कम, और जिसका अणुभार कम होगा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें एक चीज और पूछता है कि डेल्टा टीबी ना पूछकर आपसे क्वथनांकों का क्रम पूछ लिया। मान लीजिए इन तीनों के क्वथनांकों का क्रम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तो देखो बेटो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। यानी ये तो स्थिर है। अगर डेल्टा टीबी ज्यादा होगा तो वो कब ज्यादा होगा? जब टीबी भी ज्यादा होगा। तो जिसका डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक उन्नयन ज्यादा है उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा, यानी यह क्रम भी यही रहेगा। मान लीजिए इनके साथ, ये तो आयनिक पदार्थ, इनके साथ कोई सहसंयोजकीय पदार्थ आ जाए तो फिर क्या होगा? तो वो विघटित ही नहीं होगा, तो उसका फिर सबसे कम, मान लीजिए इसके साथ यूरिया आ जाए तो यूरिया का फिर सबसे कम होगा, क्योंकि सांद्रता समान है। यह प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है, एक तो डेल्टा टीबी का क्रम पूछ सकता है, एक क्वथनांकों का क्रम पूछ सकता है, और न्यूमेरिकल हम तीनों के एक साथ मिला के लास्ट में करेंगे। चलिए, यह आपका क्वथनांक उन्नयन हो गया। अब आओ बेटू तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हिमांक अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब वही बात आती है कि हिमांक क्या होता है। कभी आपने सोचा, देखा, हिमांक यानी सामान्य बोलचाल की भाषा में तो आप यही कहेंगे कि साहब हिमांक किसी द्रव का वो तापमान है जिस पर कि वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी जमना प्रारंभ हो जाता है, वो हिमांक है। लेकिन बेटो, चूंकि हम यहां वाष्पदाब के संदर्भ में सबका अध्ययन कर रहे हैं तो परिभाषा भी हमारी वैसी ही मॉडिफाइड होनी चाहिए कि किसी द्रव का वो तापमान जिस पर वह ठोस अवस्था के साथ साम्य अवस्था में होता है और दोनों अवस्थाओं के, ठोस के और द्रव के, वाष्पदाब समान होते हैं, वह तापमान हिमांक कहलाता है। तो हिमांक पर क्या होगा? ठोस और द्रव साम्य में होंगे, एक बात, और दूसरी बात, दोनों के वाष्पदाब समान, वो कंडीशन हिमांक है। अब आप हिमांक अवनमन देखिए। देखो बेटो, क्वथनांक से उल्टा है हिमांक। अब यहां हम केस लेते हैं विलायक का और विलयन का। देखिए, विलायक का जैसा कि आपने पढ़ा, वाष्पदाब ज्यादा होता है, इसका वाष्पदाब कम होता है। तो इसका वाष्पदाब उच्च है और इसका वाष्पदाब कम है। अब वहां तो हम उसको गर्म कर रहे थे द्रव को, यहां द्रव को ठंडा कर रहे हैं, तापमान को गिरा रहे हैं। तो तापमान को गिराने पर जो ठोस अवस्था है उसका और द्रव अवस्था दोनों के वाष्पदाब समान आए। वो कब आएंगे? देखिए, सिंपल समझिए, एक विलायक है, एक विलयन है। विलयन तो पहले से ही अर्ध ठोस है, विलायक तो बिल्कुल द्रव है, लेकिन विलयन तो जेल नुमा है, वो तो पहले से ही मतलब उसके अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो पहले से ही जाता है।
तो विलयन जो होगा वो कम तापमान गिरकर ही ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अर्ध ठोस है और विलायक है शुद्ध द्रव। इसको ठोस में बदलने के लिए तापमान को ज्यादा गिराना पड़ेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि विलयन का जो हिमांक होगा वो सदैव विलायक के हिमांक से कम होगा। इसको हम कहते हैं हिमांक अवनमन। अब इसको आप ग्राफ से देखिए। तो बेटो आपने हिमांक की परिभाषा तो देख ली कि हिमांक किसी द्रव का वो तापमान है जिस पर उसकी द्रव एवं ठोस दोनों अवस्थाओं के वाष्पदाब समान हो जाते हैं तथा दोनों ही साम्य अवस्था में रहते हैं। अब हिमांक अवनमन को आप ग्राफ के द्वारा देखिए। ये ग्राफ है, एक तरफ हमने y अक्ष पर दाब लिया है और x अक्ष पर हमने वही तापमान लिया, जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन में किया था, सेम टू सेम इसमें हमने किया है। अब हम देख रहे हैं वही दो ग्राफ हमको मिले, एक विलयन के लिए एक विलायक के लिए। विलायक का हिमांक हम TF नॉट 0 से लिखेंगे और TF है विलयन का हिमांक, क्योंकि आप जानते हैं कि विलयन का हिमांक सदैव विलायक के हिमांक से कम होता है। इसी को तो हिमांक अवनमन कहते हैं, ये हमने पहले भी देख लिया। इसको हमने यहां ग्राफ से बनाया है। अब इस ग्राफ से क्या आपको पिक्चर स्पष्ट हो रही है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि जैसे क्वथनांक उन्नयन में डेल्टा टी बी जो क्वथनांक उन्नयन था वो किसके समानुपाती था? दाब में परिवर्तन के। तो यहां भी डेल्टा टीएफ यानी हिमांक में होने वाला अवनमन विलयन के केस में किसके बराबर होगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। और ये किसके बराबर होगा? ये किसके समानुपाती होगा? डेल्टा टी के। दाब में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा उतना ही हिमांक अवनमन भी ज्यादा होगा। और ये आप जानते हैं हेनरी के नियम से कि डेल्टा पी जो होता है वो समानुपाती किसके होता है? विलेय की मोल भिन्न के। तो जब ये इसके समानुपाती है और ये आपस में समानुपाती है तो डेल्टा टीएफ भी किसके समानुपाती होगा? एक्स बी के। अब जिस प्रकार हमने क्वथनांक उन्नयन में आगे इसका डेरिवेशन किया था वैसे ही सिमिलर बिल्कुल एकदम सेम डेरिवेशन इसका आएगा। तो ये क्या आ गया? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी। अब यहां हमने एक्स बी की वैल्यू पुट की थी, वैसे ही यहां भी एक्स बी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? के एक्स बी मतलब विलेय की मोल भिन्न। रखिए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब मान लीजिए कि विलयन अत्यधिक तनु है, यानी विलेय के मोल विलायक की तुलना में विलयन में बहुत कम है, यानी एन बी इज लेस 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 देन एन बी। तो ये वाली राशि जो डिनोमिनेटर है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या आ गया? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? के इंटू मोल क्या होते हैं? विलेय के मोल विलेय की ग्राम्य मात्रा बटा उसका अणुभार, और विलायक के मोल विलायक की ग्राम्य मात्रा बटा उसका अणुभार। तो क्या आ गया? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, अब इसमें डब्ल्यू ए था वो तो नीचे आपका रह जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा? इसका अणुभार। ये राशि आपकी। अब चूंकि आप जानते हैं कि ये वाला मान यदि विलयन जो है या विलायक जो है उसकी मात्रा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, विलायक की मात्रा आप 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ले रहे हैं तो ये मान क्या कहलाएगा? मोललता। तो हम क्या लिख देंगे? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए इंटू मोललता।
मोललता। लेकिन यह ध्यान रखिए विलायक की मात्रा 1 kg है। अब K भी स्थिर है और विलायक का अणुभार भी स्थिर है, तो इन दोनों को मिला के हम एक नया स्थिरांक बना देंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अब क्या आ गया, यहां से देखिएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू, अब ये K इंटू M है, ये पूरा एक स्थिरांक है, इसको हमने लिख दिया KF और वही मोलल। तो ये आपका फाइनल सूत्र आ गया जिससे आप हिमांक अवनमन ज्ञात करेंगे। अब ये KF क्या है, यहां मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसको आप कह सकते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक, या आप इसको क्रायोस्कोपिक, जैसे वहां बुलिस्कोपिक था क्वथनांक उन्नयन में, यहां क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ये नाम इसके दे सकते हैं। तो ये आपका हिमांक अवनमन है। अब आगे इसको ओपन करें तो मोललता का मान यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB। मोललता का मान क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार, ये मोललता है। इसको हम यहां पुट कर रहे हैं अपॉन ये आपका डेल्टा TF का जो न्यूमेरिकल जिस पे आएगा वो फॉर्मूला आ गया। अब आप इससे क्या देख रहे हो कि डेल्टा TF की जो वैल्यू है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, अणुभार के, नंबर 1। और नंबर 2, यदि सभी विलयन समान सांद्रता के लिए जाएं तो फिर अणुभार के स्थान पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आयनों की संख्या, या वांट हाफ गुणांक का मान आई। वो तो आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वांट हाफ गुणांक उतना ही ज्यादा, उसके समकक्ष ही होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको वही तीनों विलयन, KCl का विलयन दिया, MgCl2 का विलयन दिया और AlCl3 का विलयन दिया, और मान लीजिए यूरिया का विलयन। अब यहां देख रहे हैं ये तीनों तो आयनिक हैं और ये सहसंयोजकी पदार्थ है, तो ये आयनों में नहीं टूटेगा, तो इसको हम लास्ट में रखेंगे। अब इसमें देखिए, इसको वियोजित करिए, कितने आयन बनेंगे, एक K प्लस एक Cl माइनस, तो 2 आयन बनेंगे। यहां आयन्स MgCl2 को आप विघटित करेंगे तो एक Mg प्लस 2 और 2 Cl माइनस, तो यहां कितने आयन बनेंगे, 3। यहां कितने बनेंगे, 4, और यहां कोई आयन नहीं बनेगा। यानी इसके वांट हाफ गुणांक का मान इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 0 होगा। तो अब ये जब मतलब विघटन नहीं होगा, वांट हाफ गुणांक तो एक ही रहेगा क्योंकि ये वियोजित ही नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, देखिए आपसे पूछ रहा है कि इन चारों का हिमांक अवनमन का आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा। तो हिमांक अवनमन का आरोही क्रम, इन चारों। तो देखो बेटो, डेल्टा TF जो होगा वो किस पर निर्भर करता है, अणुओं की, आयनों की, मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जिसके जितने अधिक आयन बनेंगे उसके लिए वांट हाफ गुणांक का मान उतना ही अधिक होगा और उसका
हिमांक अवनमन भी उतना ही अधिक होगा। यानी ये समानुपाती है आई के, जो वांठा गुणांक के आयनों की संख्या है। तो अब किसमें ज्यादा बन रहे हैं? एएलसीएल। तो इसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा होगा। आरोही क्रम में सबसे पहले कौन लिखेंगे? जिसका सबसे कम होगा। तो इसका सबसे कम होगा, तो सबसे पहले यूरिया, उसके बाद जिसके 2 आयन बन रहे हैं KCl, उसके बाद जिसके 3 आयन बन रहे हैं MgCl2, और उसके बाद जिसके हाईएस्ट 4 आयन बन रहे हैं उसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा होगा। तो एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। अब इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि बताइए इनके हिमांकों का आरोही क्रम क्या होगा। तो हिमांक का आरोही क्रम निकालने के लिए आप क्या देखेंगे? डेल्टा TF क्या होता है? इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हमारे पास ये जो है, ये तो विलायक का है, विलायक तो सेम है इसलिए इसका मान तो स्थिर है। अब हमारे पास बदल क्या रहा है? TF, विलियन का हिमांक। तो यहां देखिए, जितना डेल्टा TF का मान ज्यादा होगा, ये ज्यादा कब होगा? जब उसका मान कम होगा। यानी हिमांक अवनमन और हिमांक का मान एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी डेल्टा TF जितना ज्यादा होगा उतना TF कम होगा। दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये क्रम उल्टा हो जाएगा। यानी सबसे कम हो जाएगा AlCl3 का और सबसे ज्यादा हो जाएगा यूरिया। तो हिमांक का क्रम ये हो जाएगा। फिर MgCl2, फिर KCl, ये आपका। अच्छा, अगर मान लीजिए, अब ये कब है? जब सभी की सांद्रता समान है। मान लीजिए 1m है। जब सांद्रता समान हो गई तो अब मोल तो समान हो गए, अणुभार का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन अगर सांद्रता समान नहीं हो और या दे ही रखी हो और 4 आपको स्पीशीज दे रखी हैं, तो फिर आप उनके अणुभार के आधार पर इसका उत्तर देंगे कि किसका हिमांक अवनमन ज्यादा होगा या कम होगा और किसका हिमांक ज्यादा या कम होगा। क्योंकि डेल्टा TF व्युत्क्रमानुपाती था किसके? विलेय के अणुभार के। उस आधार पर आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो ये आपका 2 प्रश्न है और तीसरा इसमें से अंक प्रश्न आता है जो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हिमांक अवनमन है। अब आओ बेटो, परासरण दाब। इसको आप समझिए बेटो। पहले तो परासरण क्या है? परासरण से भी पहले विसरण क्या है? देखो, आपने देखा होगा कि कभी कभी कमरे में किसी कोने में हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू थोड़े ही समय में पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगरबत्ती की जो जलने से जो वाष्प बन रही है, वो वाष्प के अणु वहां जहां उनकी उच्च सांद्रता थी वहां से कम सांद्रता वाले प्रत्येक स्थान पर फैल गए। यानी यह क्रिया कहलाएगी विसरण। जहां प्रत्येक अणु, कोई भी अणु, किसी भी पदार्थ का अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः ही जाता है। अब परासरण पे आइए। जब बेटो यही क्रिया, विसरण की क्रिया, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होती है। इसमें एक कंडीशन डाल दी, विसरण किससे होकर हो? अर्धपारगम्य झिल्ली से। और दूसरा, विसरण में तो प्रत्येक पदार्थ का गमन होता है, लेकिन परासरण में केवल विलायक अणुओं का गमन होता है। तो अब आप पहले तो इसको समझ लीजिए, परासरण क्या है, एक डायग्राम से समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक पात्र है। इस पात्र में एक कोई आपने ये बीच में
विलियन ले लिया, ये विलियन है, सांद्र विलियन। किसी भी पदार्थ का सांद्र विलियन है, और यहां ले लिया आपने जल। ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जो कि जनरली प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है। प्राकृतिक तो किसकी होती है? पिग गॉल ब्लैडर मेम्ब्रेन, पिग के गॉल ब्लैडर की मेम्ब्रेन आप ले सकते हैं, और कोई कृत्रिम भी ले सकते हैं, क्यूपरस फेरोसाइनाइड की भी ले सकते हैं, या कोई भी आप कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली भी ले सकते हैं। अब ये आपका मान लीजिए ऐसा आपने किया, तो आप क्या देखते हैं बेटो कि जल जो है उसकी सांद्रता यहां बाहर ज्यादा है और यहां कम है। तो जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गमन करेंगे, और गमन करेंगे तो क्या हो रहा है? यहां देखिए, इन जल के अणुओं के अंदर आने से ये विलियन जो है, इसकी जो भित्ति है, इस पर दाब का मान बढ़ता जाएगा। ये फूलेगी, और फूलकर ये इस पर दाब लगाएगी, और इस दाब का मान लगातार बढ़ता जाएगा। ये दाब जो उत्पन्न हुआ विलायक के विलियन में जाने से, जो दाब उत्पन्न हुआ, इस दाब को हम कहते हैं द्रव स्थैतिक दाब या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इसका मान बढ़ता चला जाएगा। एक समय पर यह दाब इतना ज्यादा हो जाएगा, जो भित्ति पर विलायक अणुओं द्वारा लगाया जा रहा है, कि अब जल के अणु विलयन की ओर गमन करना बंद कर देंगे, यानी परासरण की क्रिया रुक जाएगी, यानी साम्य स्थापित हो जाएगा। इस स्थिति में जबकि, यानी आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? द्रव स्थैतिक दाब का वह उच्चतम मान जिस पर परासरण की क्रिया अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। ये आपका परासरण, ये शायद समझ में आ गई होगी आपके पूरी तरह से। अब परासरण दाब को न्यूमेरिकली हमको देखना है। न्यूमेरिकली कैसे देखेंगे? वांट हाफ ने इसकी स्टडी की थी, तो मैं वांट हाफ का वो समीकरण निकाल रहा हूं, कैसे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालेंगे। देखो बेटो, इसमें गैस के नियम और वांट हाफ द्वारा दी गई नियम दोनों को मिलाकर परासरण दाब निकाला जाता है। तो देखिए, गैस का फर्स्ट नियम क्या था? बॉयल्स का नियम। वो क्या था कि दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P, अब यहां P की जगह हम लिखेंगे पाई, परासरण दाब को पाई से लिखेंगे। पाई आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी विलयन का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कहलाएगा बॉयल वांट हाफ नियम। दूसरा क्या था? चार्ल्स का नियम। क्या था? आयतन ताप के समानुपाती होता है, जबकि क्या स्थिर हो? दाब। यहां क्या स्थिर है? ताप। आयतन
ताप के समानुपाती है। ये हो गया चार्ल्स वांट हाफ नियम। यहां क्या स्थिर होगा? दाब, पाई। तीसरा क्या था? गैलुसाक का नियम, यानी दाब ताप के समानुपाती होता है। यह कहलाएगा गैलुसाक वांट हाफ नियम। क्या स्थिर है? आयतन। और चौथा नियम अवोगाद्रो का नियम था, V समानुपाती N, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ये अवोगाद्रो। इन चारों नियमों को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगा? पाई वी समानुपाती आर टी, या पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो समीकरण होगा ये वांट हाफ समीकरण कहलाता है, जिसमें पाई क्या है? परासरण दाब। तो ये आपकी इसकी इक्वेशन बनती है। इसको आगे और खोलें तो देखिएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां देखिए पाई इज इक्वल टू, वी को क्रॉस मल्टीप्लाई में हम नीचे ले आएंगे तो यह हो गया एन अपॉन वी आर टी। अब एन क्या है? मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या क्या होती है? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। किसकी? विलेय के। तो विलेय की ग्राम में मात्रा क्या है? WB, और अणुभार क्या है? MB। तो ये यहां पुट कर देंगे तो पाई क्या आ गया? WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। अब बेटो द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? घनत्व। यानी ये जो राशि है तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इसकी जगह हम घनत्व रख देंगे तो पाई आ गया DRT अपॉन MB। ये हमारा परासरण दाब का मान आ गया, यदि हमको घनत्व दिया है। R वहां, यहां जो D तो आपका घनत्व हो गया विलयन का, R वही गैस नियतांक हो गया जिसके मान आपको दिया होगा, MB वही विलेय का अणुभार हो गया, और T आपका जो दिया गया तापमान है वो हो गया। तो इस सूत्र से और इस सूत्र से, दोनों से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? परासरण दाब। यहां भी आप देख रहे हैं यह गुण भी, यह भी अणुसंख्य गुण है और यह भी विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन आयनों की संख्या के या वांट हाफ गुणांक के, जैसे सब बाकी सब अणुसंख्य गुण भी थे उनकी तरह यह भी आयनों की संख्या और वांट हाफ गुणांक के समानुपाती होगा। अब ये आपका परासरण दाब होगा। अब परासरण दाब के आधार पर 3 प्रकार के विलयन होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक, अल्प परासरी, एक होता है हाइपरटोनिक, अति परासरी, और एक होता है आइसोटोनिक, समपरासरी। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए ये वो विलयन है जिसकी सांद्रता कम होती है, ये इसकी सांद्रता कम होती है। जब इसको किसी दूसरे विलयन जो कि सांद्र है उसके साथ रखा जाता है तो इससे जल के अणु उस सांद्र विलयन में चले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण लें, सलाइन वाटर 0.9% NaCl का जलीय विलयन,
ये हमारे रक्त के साथ समपरासरी है। समपरासरी यानी दोनों का परासरण दाब लगभग समान है। अब मान लीजिए इस विलयन को हम, यानी समपरासरी का तो मतलब आपको क्लियर हो गया कि वे दो विलयन जिनका परासरण दाब समान है, π1 इज इक्वल टू π2, ये तो समपरासरी है। यानी D1 RT1, R भी कट जाएगा, D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। दो इसका देखिए पाई क्या है, DRT बाई M, तो M तो कांस्टेंट है, दोनों का समान है, और R जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा D और T। तो इसका मान लीजिए D1 घनत्व है, T1 ताप है, इसका D2 घनत्व है, T2 ताप है, तो D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। अब मान लीजिए ये विलयन और ये विलयन समपरासरी है। अब आपने क्या किया कि इस विलयन को हाइपोटोनिक बनाया, यानी इसको तनु किया, इसमें जल की मात्रा आपने बढ़ा दी। तो यहां से जल अणु, ये मान लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। रक्त तो हमारी कोशिकाओं में, केशिकाओं के अंदर बह रहा है, और ये इसके साथ संपर्क में है सलाइन वाटर। तो अब आप देखिए जब इसको तनु करेंगे तो जल कहां से कहां गमन करेगा, यहां से रक्त की कोशिकाओं में, रक्त की केशिका जो आरबीसी है, ये आरबीसी है मान लीजिए, उसमें गमन करेगा। तो आरबीसी क्या हो जाएंगी, स्वेल, फूल जाएंगी, और ब्रस्ट भी हो सकती है, फट भी सकती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। इसीलिए आप देखते हो कि जो इंजेक्शन जब लगाते हैं तो यही विलयन लेते हैं इंजेक्शन में, और फिर इंट्राविनस इंजेक्शन लगाया, क्योंकि दोनों समपरासरी हैं। अगर मान लीजिए आपने इसका उल्टा कर दिया, ये विलयन को आपने यहां, अब देखिए हाइपो की जगह हाइपरटोनिक बना दिया। हाइपरटोनिक का परासरण दाब ज्यादा है, इसकी सांद्रता ज्यादा है, यानी इसको सांद्र कर दिया आपने, NaCl ज्यादा मिला दिया इसमें, और इसको आपने ये तो जैसा है वैसा ही है रक्त, और बीच में वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आरबीसी की। तो अब क्या होगा, यहां रक्त से जल के अणु, जो विलायक के अणु हैं, वो NaCl विलयन की तरफ जाएंगे, और जो हमारी रक्त कोशिकाएं होगी, आरबीसी होगी, वो सिकुड़ जाएंगे, और इनका क्या हो जाएगा, आपने क्रिया पढ़ी होगी, बायो में पढ़ी है, जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। सिकुड़ जाएगी और कोशिकाएं मृत भी हो सकती है। ये इसकी परासरण दाब जो है उसकी एप्लीकेशन है। तो आप ये क्लियर हो गया होगा परासरण दाब। तो बेटों, अब बेटों ये जितने अनुसंख्य गुण अपने पढ़े चारों प्रकार के, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको करने हैं। देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूं। पहला है, एक विलेय P के 2% जलीय विलयन का 373 केल्विन पर वाष्प दाब 755 टॉर है। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। यदि शुद्ध जल का 373 केल्विन पर वाष्प दाब 760 टॉर हो, यानी आपको दोनों के वाष्प दाब दे रखे हैं, विलयन का भी दे रखा है और विलायक का भी दे रखा है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन से आप इसको ज्ञात करेंगे। दूसरा है, एक विलयन में बेंजीन और टालुइन का भारात्मक अनुपात 2:3 है। बेंजीन C6H6, टालुइन C6H5CH3, इनका भारात्मक अनुपात 2 और 3 है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन व टालुइन के वाष्प दाब क्रमशः ये 95.1 और 28.1 मिलीबार हैं। मिलीबार ध्यान रखना, 10⁻³ वाष्प का मोल भिन्न में संगठन क्या होगा, यानी दोनों की वाष्प जो होगी उनका प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तीसरा है, 750 mmHg 750 मिलीमीटर मरकरी पर
जल का क्वथनांक दे रखा है 99.63 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने दाब पर द्रव इतने तापमान पर उबलता है, इसका क्वथनांक है। अब क्या कह रहा है, 500 ग्राम जल में, 1 लीटर में नहीं, 500 ग्राम जल में कितनी सुक्रोज मिलाई जाए, कितना विलेय पदार्थ मिलाया जाए कि यह 100 डिग्री पर उबलने लगे। इसका आपको केबी का मान, जो जल के केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसका मान दे रखा है 0.5 केल्विन किलोग्राम मोल -1, ये इसकी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्वथनांक उन्नयन वाले फार्मूले से होगा। यहां सुक्रोज के 10% भार, 10% भार मतलब वेट परसेंट, यानी 10 ग्राम 100 ग्राम विलियन में जलीय विलियन का हिमांक 269.15 केल्विन है, तो ग्लूकोज जो C6H12O6 होता है उसके 10% जलीय विलियन का हिमांक ज्ञात करो। और इसमें जल का जो हिमांक दे रखा है वो 273.15 केल्विन। और लास्ट है जो परासरण दाब पर है, 1 विलियन जिसमें 3.42 ग्राम सुक्रोज प्रति लीटर विलियन में है 400 केल्विन ताप पर। इस विलियन का आपको परासरण दाब ज्ञात करना है। सुक्रोज का अणुभार यहां दे रखा है 342 ग्राम पर मोल, और जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में 0.083 दे रखी है। तो ये आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं बेटो। अब ये हमारा आज की जो क्लास है, आज का ये टॉपिक है, यहीं पूरा समाप्त हो गया। विलियन यहां कंप्लीट हो गया। विलियन के जितने भी पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आज लास्ट है। इसमें हमने सारा थ्योरो विलियन को पढ़ा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी, आपने जो भी प्रॉब्लम्स पूछी उसके मैंने आंसर भी दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, उसके लिए मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन उसके बाद इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही ये अधिक से अधिक बच्चों तक जाएगा। और हमारा जो मेन मोटिव है वो भी यही है कि जो हमारे बच्चे जो दूर हैं उनको भी ये वीडियो मिले। स्कूल में आ रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, उनको तो मिल जाएगा, वो तो मेरे से पढ़ लेंगे, लेकिन उनको ये वीडियो मिले जो घर में बैठे हुए भी, तो वहां बैठ के भी वो पढ़ पाए। तो जब आप इसको शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तभी ये सब तक पहुंचेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो आप देखें, समझें और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करके शेयर करें, ये आप ध्यान रखिएगा। और कोरोना है, कोरोना चल रहा है, मैं आपकी स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू गाइड्स।